हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेल यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा टॉपिक होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले भी मैंने कई इसके सेक्शंस आपके लिए अपलोड किए हैं। तो छोटे छोटे सेक्शंस मैं आपको इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप सर्च करोगे ना, तो आपको लेसन वाइज यानी सेशन वाइज आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ये सेशन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं कि क्लास 9th अगर बोल दिया तो केवल क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम इसका होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये देखिए, सेंटर में जो आपको ये जो पूरा खाली जगह दिखाई दे रहा है ना, ये जो खाली जगह है दैट इज न्यूक्लियस। ये पूरी सेल का न्यूक्लियस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होगा, अगर मैं ये बना दूं बाहर से, इसके एक लाइन इस तरीके से खींच दूं, तो ये आपकी पूरी सेल है, ये आपकी पूरी सेल है। ठीक है, ये आपका बाहर का सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल के बाहर की सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और ये पूरी सेल हो गई। इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यही है न्यूक्लियस, है ना। सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब इसी न्यूक्लियस से अटैच्ड आपको रेटिकुलेट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा, ये वाला ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का, इधर भी दिख रहा है और इस साइड भी दिख रहा है। ऐसा पूरा का पूरा रेटिकुलेट स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपका एक एंड जो होता है न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, दूसरा एंड जो होता है ना, यहाँ से मूव करते हुए सेल मेम्ब्रेन तक अटैच्ड रहता है। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कुछ रेटिकुलेट स्ट्रक्चर यानी इस तरह का स्ट्रक्चर रख रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं अब आप इस चीज़ को इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी बीच में। तो यहाँ देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपको एक साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है। जो मैंने बनाया डायग्राम में शो करना था इसलिए मैंने बना दिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर देख रहे हो रेड कलर से, है ना। पूरा ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज राइबोसोम। वो क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम भी हम आगे अभी सेशन में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा दैट ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज राइबोसोम। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान से सुनना, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या सिंपली आप उसे शॉर्ट में RER कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम पाया जाता है, उसे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों, क्योंकि राइबोसोम पाए जाने के कारण ये बिल्कुल रफ हो चुका है सरफेस इसका। ठीक है, लेकिन ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम इस साइड में नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम इसे SER के नाम से जानते हैं। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम के कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए, है ना। तो इस स्लाइड में सेम चीज लिखा है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन दैट रन through the cytoplasm. It is connected with plasma membrane as well as nuclear envelope. तो मैंने यहाँ पे देखिए जैसे बनाया कि एक एंड जो है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड मैंने ऐसे बना करके आपको दिखाया कि दूसरा एंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है इसका। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डायग्राम में ये चीज़ अभी दिखा दिया था। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, RER कहते हैं एंड SER कहते हैं। RER और SER के नाम से जानते हैं। RER क्यों,
क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज RER यानी रफ होता है। और जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है दैट इज SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब आइए हम जब यहाँ पे RE और SER के बारे में जब हम लोगों ने देख लिया, उनका नाम सुना है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज कॉल्ड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER को हम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे क्या अटैच्ड है, राइबोसोम अटैच्ड है। इस पे क्या अटैच्ड है, राइबोसोम अटैच्ड है, ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यानी राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो ग्रेन्युलर जिसपे ग्रेन्यूल्स होंगे, ए ग्रेन्युलर जिसपे ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। कौन से ग्रेन्यूल्स? तो आप राइबोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में उसी पॉइंट को डिफाइन कर दिया गया है कि RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है इसके मेम्ब्रेन से, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज स्मूथ, ठीक है। अब देखिए, RER जो है इस पे क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम। और आप सभी को पता है कि राइबोसोम जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस इसका मतलब RER का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि RER के ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और SER का क्या होगा, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यानी जहां पे राइबोसोम पाया जाता है वहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जहां राइबोसोम नहीं पाया जाता है वहां पे क्या सिंथेसाइज होता है, लिपिड सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट में डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी RER जनरली जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसी से डेवलप हो जाता है, जबकि SER जो होता है वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये RER है, ये मैंने बनाया, ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये सारे राइबोसोम यहाँ से हट जाएं, तो सारे राइबोसोम हट जाएंगे अगर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। सारे राइबोसोम हट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि SER जो वो कहाँ से डेवलप होते हैं, RER से, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बन जाता है कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। तो कैमिलो गोल्गी का नाम याद रखिएगा। कैमिलो गोल्गी जो है, इन्होंने ही ये नाम दिया था और इन्हें डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, गोल्गी एपार्टस बोल सकते हो, गोल्गी बॉडी बोल सकते हो, तीनों वर्ड्स में से कुछ भी आप बोल सकते हो। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट RBC ऑफ मेमल्स। यानी हम लोग, हमारा मेमल्स का मतलब होता है हम लोग। इसमें एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखो, एक कॉमन एग्जांपल, दैट इज ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में जो RBC होता है उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, आप सभी को पता है। क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड में जो RBC पाया जाता है, उस RBC के अंदर कौन बैठा होता है, हीमोग्लोबिन बैठा होता है। दैट्स व्हाई आवर ब्लड कलर इज रेड। इस वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या है, रेड होता है। तो जब इसमें हीमोग्लोबिन अंदर बैठा है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है, तो वहां भी कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडी पाया जाता है, लेकिन मैमेलियन RBC में नहीं पाया जाता, यानी ह्यूमन के RBC में नहीं पाया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन प्लांट सेल्स गोल्गी apparatus is formed of a number of unconnected units called ductiosom। यानी प्लांट में अगर गोल्गी apparatus की बात करें, जैसे एनिमल्स में, तो हम लोग जनरली गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं, या गोल्गी बॉडी बोल लो, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर लो, या फिर गोल्गी apparatus बोल लो, ठीक है। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में यही गोल्गी बॉडी किस नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं डक्टायोसोम। क्या कहते हैं, डक्टायोसोम। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया।
है ना? तो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा डिजाइनिंग मैं आपको बता दूं। ये देखिए, गोल्गी बॉडी की डिजाइनिंग कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप से पाया जाता है। ये है गोल्गी बॉडी, और ये कई बार वेसिकल्स के फॉर्म में भी पाया जाता है, वेसिकल्स के फॉर्म में पाया जाता है, सिस्टर्नी के फॉर्म में पाया जाता है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कुछ इस टाइप का, इस तरीके से ट्यूब्यूलर फॉर्म में, सिस्टर्नी फॉर्म में, सब जगह पे इस तरीके से भी पाया जाता है। तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है? तो आप जनरली ये याद रखो कि गोल्गी बॉडी जो है प्लांट में क्या है, डक्टाइलसोम के नाम से जाना जाता है, और एनिमल्स में क्या है, सिंपली गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जैसे रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कब कौन से साइड से जो भी व्हीकल्स हैं उनको आना है या जाना है, बिल्कुल वैसे ही हमारी सेल में कब किस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना है और कहाँ ट्रांसफर करना है, इसे डिसाइड और इसकी पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको पता ही चल गया। दूसरा पॉइंट यहाँ दिख रहा है कि इट इन्वॉल्व्स इन द सेक्रेशन, यानी ये सेक्रेशन का काम भी कर सकता है। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन बनाता है, ये भी इसका फंक्शन है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट होना है या प्रोटीन में ही रहना है, ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी बन करता है। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन बनाया है, अगर वो प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो जाता है, लाइसोसोम बनाता है। तो वो क्या बन जाता है, लाइसोसोम। यानी अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि लाइसोसोम फॉर्मेशन कर सकता है, तो याद रखिएगा कि लाइसोसोम फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपार्टस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई पैकेट है, एक व्हीकल, एक वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर भरा हुआ है प्रोटीन, ठीक है? अब ये प्रोटीन अगर एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, अगर ये प्रोटीन अगर एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये जो वेसिकल है, ये इसको क्या नाम हम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे लाइसोसोम। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर ये वेसिकल के अंदर प्रोटीन है, तो गोल्गी बॉडी इसे क्या कर दिया, इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया, एंजाइम में अगर बदल दिया, तो अब इस वेसिकल को, प्रोटीन से भरे वेसिकल को हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम कहेंगे, ठीक है? एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्रोसोम के बारे में। तो एक्रोसोम क्या होता है, जैसे जब आप स्पर्म का डायग्राम पढ़ोगे ना, स्पर्म का डायग्राम, तो स्पर्म के डायग्राम में कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। तो स्पर्म में क्या होता है, ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इसी को हम कहते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं, ये जब ओवा से जाकर के टकराते हैं, तो ये सारे एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं और ओवा की वॉल को क्या करते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, ताकि स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज होकर के क्या बना सके, जाइगोट फॉर्मेशन कर सके, ठीक है? तो जाइगोट बनेगा तो नेक्स्ट बेबी डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो एक्रोसोम क्या है, ये लाइसोसोम का ही एक फॉर्म है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, स्पर्म के ऊपर पाया जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हो गया आज का सेशन बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पे टिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।